अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं टहलता टहलता हेवलाक के गार के करीब आया तो देखा कि वो गार के बाहर उसी तरह पत्थर से टेक लगाए बैठा टिकटिकी बांधे सामने वाले दरख्तों को देख रहा था। बिस्कुटों का पैकेट उसके सामने ज़मीन पर पड़ा था। ये पैकेट ज़रा सा खुला हुआ था। मैंने करीब जाकर उसे कहा कि एक पैकेट मैंने भी उठा लिया है, क्या यही वो खुराक है जो इस कैदी कैंप की तरफ फेंकी जाती है? हेवलाक चुपचाप बैठा रहा। उसने कोई जवाब ना दिया। मैं पत्थर पर बैठ गया। मैंने उसे बताया कि अगरचा बिस्कुटों पर चिमटियाँ चढ़ी थीं और उनमें से बू आ रही थी, फिर भी मैंने सारे के सारे बिस्कुट खा लिए हैं। अब हेवलाक के होंठ हिले। उसने कहा, कल और परसों क्या खाओगे? ये 3 दिन की खुराक थी जो तुम्हारे लिए फेंकी गई थी। मैं चौंक सा गया। वाकई अगर ये बात है तो फिर मुझे बड़ी परेशानी होगी। मैंने सर झटक कर अपने आप से कहा, जहन्नम में जाए उनकी खुराक और बदबूदार पैकेट। मैं पौधों की जड़ें खाकर गुजारा कर लूँगा। सारा दिन गुजर गया, बारिश फिर ना हुई। रात को मुझे फिर भूख लगी। क्या करता, मजबूरन एक जगह ताज़ा पौधों को उखाड़ कर उनकी जड़ों को धोकर खा गया। फिर उस गड्ढे में जमा बारिश का पानी पिया और अपने गार में जाकर घास के बिस्तर पर लेट गया जो अब सूख चुकी थी। मैं घास के बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि यहाँ से ज़िंदा बचकर निकल जाना एक करामत होगी। आधी रात के बाद मुझे नींद आ गई। आधी रात तक मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता और जहरीले बिच्छुओं और सांपों के खौफ से जागता रहा। दूसरे दिन उस वक्त उठा जब गार में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। बादल उसी तरह छाए हुए थे। अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। हो सकता है इस जजीरे में फलों के दरख्त हों, मगर इस मौत के टापू पर इस किस्म का कोई दरख्त नहीं था। ऐसे दरख्त कसरत से मौजूद थे जिनकी शाखों पर फलों की जगह कांटे उगते थे। लगता है उन्हें कसदन मौत के टापू पर उगाया गया था, या फिर जंगली झाड़ियों और ऊंची ऊंची दलदली घास थी। मैंने बाहर निकल कर देखा, गढ़ों में से बारिश का पानी ज़मीन ने जज्ब कर लिया था। गार से निकलकर जंगल की तरफ चला। झील के किनारे पहुंचा तो अजीब मंजर देखा। दर्जन भर के करीब टापू के अपाहिज कोढ़ी झील के किनारे लिए झील में मुंह डाले जानवरों की तरह खटाखट पानी पी रहे थे। इस इंसानियत सोज मंजर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सैर होकर पानी पी चुकने के बाद ये करीबुल मर्ग लोग लड़खड़ाते लंगड़ाते रेंगते हुए वापस चल पड़े। उनमें हेवलाक नहीं था। शायद वो सुबह सुबह पानी पीकर जा चुका था। उनके जाने के बाद मैं झील के किनारे बैठ गया। पानी को हाथ से 2-3 बार परे हटाया, फिर हथेली में भरकर गौर से देखा। पानी अभी तक गदला था। मैंने पानी फेंक दिया और टीले के एक जानिब चल दिया। मैं इतना गंदा और जरासीम से भरा हुआ पानी नहीं पी सकता था। कुछ ही देर में दरख्तों के नीचे झाड़ियों के दरमियान घूमता रहा। किसी जगह पानी का कोई गड्ढा दिखाई ना दिया। मेरे जिस्म पर सिवाय मेरी कुचैली पतलून के और कुछ नहीं था। ये भी घुटनों से नीचे पिंडलियों पर से गायब थी। बहुत जल्द मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया। यह ऐसा पसीना था कि इसके बनने के साथ मेरे जिस्म में इंतहाई कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मैं वापस अपने गार में आकर लेट गया, मगर भूख और प्यास ने बहुत जल्द मुझे फिर उठा दिया। दोपहर तक मैंने अपने आप पर काबू पाए रखा, मगर इसके बाद जिस्म पर ऐसी ने कहा तारी हुई कि मेरी टांगें कांपने लगीं। मैं उठकर गार से बाहर आ गया। एक जगह कुछ पौधे उखाड़े, उनकी जड़ों को पतलून से रगड़कर मट्टी साफ किया और बिला तकल्लुफ़ उन्हें खा गया। झील पर जाकर पानी भी पी लिया। गार में आते ही ज़ोर का बुखार चढ़ गया। सारा दिन सारी रात बुखार में पनकता रहा। किसी ने ना पूछा। सुबह जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। बुखार टूट गया था, मगर उठने की हिम्मत नहीं थी। गार में किसी के कदमों के घसीटने की आवाज़ आई तो मैंने आंखें आहिस्ता से खोल दी। गार में हेवलाक एक तरफ को झुका झुका कोड़ ज़दा हाथ अपनी बगल में दबाए खड़ा था। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद रेंगता हुआ आया तो उसके हाथ में किसी दरख्त के चंद ताज़ा पत्ते थे। मेरी तरफ 2 पत्ते बढ़ाकर बोला, इसे खा जाओ, ना खाया तो ये बुखार तुम्हारी टांगें मार देगा। 4 रोज़ मैं बेसुध सा होकर गार में पड़ा रहा। बुखार थोड़ी देर के लिए उतरता और फिर चढ़ जाता। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता। हेवलाक ने मुझे आधे दरख्त के पत्ते खिलाए। बेचारा इस हालत में भी झील से टीन के डोंगे मेरे लिए भर भर कर पानी लाता। इस दौरान मैं हेलीकॉप्टर टापू पर आकर दूसरी बार खुराक के बदबू पैकेट गिरा गया। हेवलाक वो बिस्कुट भी खिलाता रहा। 5वें दिन मेरा बुखार उतर गया, मगर कमज़ोरी इतनी शदीद थी कि मेरी हड्डियाँ निकल आई थीं।
वहाँ खाने को सिवाय बदबूदार चंद बिस्कुटों, दरख्तों के पत्तों और पौधों की जड़ों के और कुछ भी नहीं था। इसका नतीजा ये निकला कि मैं 10-15 दिनों में ही हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। मेरे सर के बाल, दाढ़ी, मूछें जंगलियों की तरह बढ़ गईं। पतलून पहले नेकर में तब्दील हुई, फिर जांघिया बनकर मेरी कमर से चिपक गई। यूं ही 6 माह गुजर गया। मैं अब टापू के दूसरे जानवरनुमा इंसानों की तरह बन गया था। उनमें और मुझ में सिर्फ इतना फ़र्क था कि अभी मैं कोढ़ जैसे मूजी मर्द में मुब्तला नहीं हुआ था, लेकिन मुझ में और किसी अफरीत में कोई फ़र्क नहीं था। मैं भी दिन चढ़े झील पर जाता और रेंग रेंग कर किनारे की घास में मुंह डालकर झील का गंदा पानी पीता, जड़ी बूटियाँ निकाल कर खाता। सारा सारा दिन गार में या झड़ियों की ओट में ज़मीन पर पड़ा रहता। सोचने समझने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता मफकूद हो रही थी। दिमाग पर जोर डालता तो माजी के कुछ वाक़यात धुंधले धुंधले ख्वाब की सूरत में आंखों के सामने घूम जाते, और ये भी याद न रहा कि मेरा असली नाम क्या है। दोपहर के बाद मैं उसी तरह रेंगता हुआ झील पर पानी पीने गया तो एक ऐसा मंजर देखा जो मुझे आज भी याद आता है तो मेरी आंखें भर आती हैं। हैवलाक मर चुका था और 2 कोढ़ी उसकी लाश को खींचते हुए दलदल की तरफ ला रहे थे। मेरा दिल गम से बैठ गया। हैवलाक ने मेरी बीमारी में बेहद खिदमत की थी। वो जाने कब से अपने गार में मुर्दा पड़ा रहा और मुझे खबर भी न हुई। कोढ़ियों ने मेरी आंखों के सामने हैवलाक की लाश को दलदल में लुढ़का दिया। दलदल की साकन सत्ता में हरकत पैदा हुई और उसने हैवलाक की लाश को निगलना शुरू कर दिया। 1-2 बार उसकी लाश दलदल की सत्ता पर नमदार हुई और फिर हमेशा के लिए तारीख दलदल की तह में उतर गई। इस मौत के टापू में रहते हुए मज़ीद 4 माह गुजर गया। मेरी टांग ठीक हो गई थी मगर जिस्म में जान बाकी नहीं रही थी। दरख्तों के पत्ते, बदबूदार बिस्कुट, पौधों की जड़ें और झील का गंदा पानी मुझे लम्हा बलम्हा मौत की तरफ लिए जा रहा था। मुझे बार बार हैवलाक के अल्फाज याद आते जो उसने मुझे कहे थे, एक रोज़ मेरी लाश भी इसी तरह घसीट कर दलदल में डाल दी जाएगी। वहाँ से फरार का कोई रास्ता नहीं था। एक रोज़ झील के पानी में मैंने अपना अक्स देखा तो डर गया। यह किसी जंगली वाशी की शिकल थी, यह मैं नहीं था। आंखें अंदर को धंसी हुई थीं। सर के बाल, मूँछों और दाढ़ी के बालों में गुड़मुड़ हो गए थे। मैं सर पकड़कर बैठ गया और अपनी हालत पर देर तक आंसू बहाता रहा। इससे तो बेहतर था कि मैं इस रीलियों के अजीतें सहते हुए मर जाता। इसी उधेड़ बन में शब रोज़ गुजर रहे थे कि अचानक मेरी किस्मत ने पलटा खाया। एक रोज़ सुबह के वक्त मैं झील में मुंह डालकर घटाघट पानी पी रहा था कि जजीरे के साहिल की तरफ से वही डोंगी नुमा कश्ती आती दिखाई दी। मैं जल्दी से पीछे हटकर झाड़ियों की ओट में छुप गया। कश्ती में 2 वर्दीपोश मुहाफिज बैठे थे। एक मुहाफिज चप्पू चला रहा था, दूसरा राइफल ताने झील में तैरती शार्क मछलियों पर निगाह जमे हुए था। टापू के किनारे तक आते आते उसने 3 फायर कर डाले। वो उछलकर किनारे पर उतरा और हवा में फायर करके बुलंद आवाज़ में चिल्लाया, नंबर 13 कैदी कहाँ है? नंबर 13 कैदी यहाँ आ जाए। पहले तो मैं समझा कि वो किसी ऐसे कैदी को बुला रहा है जो मर चुका है, लेकिन जब उसने चौथी मरतबा नंबर 13 कैदी को पुकारा तो अचानक मुझे ख्याल आया कि यह तो मेरा नाम है। मैं समझ गया कि वो मुझे शूट करने आया है। मैं झाड़ियों में से निकलकर उसके सामने आ गया और ज़ोर से कहका लगाकर चिल्लाया, मैं हूँ नंबर 13 कैदी, मुझे जल्दी से गोली मार दो। दोनों मुहाफिज आगे बढ़े। उन्होंने मेरे हाथ पुश्त पर बांध दिए और कश्ती में बिठाकर दूसरे किनारे की तरफ चल पड़े। मैंने उनकी बार बार मिन्नतें की कि मुझे हलाक कर दें, मुझे शूट कर दें। उन्होंने कोई जवाब न दिया। जब मैंने फिर भी रड़ लगानी ना छोड़ी तो एक मुहाफिज ने मेरी गर्दन पर इतनी ज़ोर से राइफल का बट मारा कि मैं कश्ती में ही ढेर हो गया। मौत के टापू पर 6-7 माह की इंतहाई गैर इंसानी अजियतनाक ज़िंदगी बसर करने के बाद मुझ में इतनी ताकत भी ना रही थी कि मैं अपना दिफा कर सकता। नीम गशी के आलम में मैं कश्ती में ऊँधा पड़ा बुड़बुड़ाता रहा। झील के दूसरे किनारे पर मुझे कश्ती में से खींचकर बाहर निकाला गया। कुछ फासले पर एक पुरानी छकड़ा सी जीप खड़ी थी। दोनों ने मुझे जीप में डाल दिया और राइफलें लेकर मेरे सर पर बैठ गया। ड्राइवर जीप लेकर दरख्तों के बीच वाली छोटी सी कच्ची सड़क पर चल पड़ा। जीप उछल रही थी। मैं जहन पर जोर डालकर सोचने की कोशिश करने लगा कि ये लोग मुझे मौत के टापू से निकाल कर कहाँ ले जा रहे हैं। मैं किसी नतीजे पर ना पहुँच सका और सर झुकाए जीप के फर्श पर बैठा रहा। जंगल और ज़्यादा घना हो गया था। जीप दरख्तों के बिल्कुल करीब से होकर गुजर रही थी। हम टापू से शुमाल मगरब की तरफ काफ़ी आगे निकल आए थे। एक मकाम पर पहुंचकर जंगल के इन बीच में थोड़ी सी खुली जगह आ गई।
यहाँ टीन की ढलानी छतों वाले आमने सामने 2 क्वार्टरनुमा कमरे बने हुए थे। उनके दरमियान जगह साफ करके फूलदार गमले दायरे की शक्ल में रखे थे। एक वर्दी पोंछ सिपाही राइफल उठाए पहरा दे रहा था। जीप एक क्वार्टर के सामने जाकर रुक गया। मेरे दोनों मुहाफिज भी मुझे आगे लगाकर क्वार्टर में ले गया। यहाँ पहली बार मैंने एक जला शिकल के भारी भरकम वर्दी पोंछ आदमी को देखा, जिसको सल्यूट मारकर दोनों मुहाफिज बाहर चले गए। उस जलाद के होंठ पतले, आंखें भूरी और गर्दन अंदर को धंसी हुई थी। मूँछें बारीक थीं, चेहरे से सफ़ा की और शकावत झलकती थी। मैं लकड़ी के फर्श पर चुपचाप सर झुकाए बैठा था। ब्रेन वॉशिंग के यहाँ मुझे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर ये बात नहीं थी तो फिर क्या मुझ पर तशद्दुद का नया सिलसिला शुरू किया जाने वाला था। मैं इसी उधेड़ बन में था कि वो शख्स कुर्सी पर से उठा, जेब से शिकार निकाल कर लेटर से सुलगाया, कदम कदम चलकर मेरे पास आया और झुक कर बोला, हेड क्वार्टर से तुम्हारी रिहाई के आर्डर आ गए हैं। पहले तो मुझे लगा कि ये इन लोगों की कोई नई चाल है और मुझसे मेरे साथियों और पाकिस्तान के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कोई नया जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन जब उसने मेज़ की दराज में से एक फ़ाइल निकाल कर उसकी नत्थी में किया हुआ इब्रानी ज़बान का एक सरकारी आर्डर पढ़ा तो मुझे कुछ यकीन आ गया। उसकी एक वजह यह भी थी कि ये लोग बेपनाह तशद्दुद करने के बावजूद मुझसे कोई राज उगलवाने में नाकाम रहे थे। इसके बावजूद दिल नहीं मानता था कि ये मुझे इतनी आसानी से छोड़ देंगे। ये शख्स शायद इस मौत के कैदी कैंप का इंचार्ज था। वो सिगार के कश लगा रहा था। कुर्सी पर बैठते हुए उसने मुहाफिज को आवाज़ देकर बुलाया और उसे मेरे लिए काफ़ी और कुछ खाने के लिए लाने को कहा। मैंने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार न किया, इसलिए कि मुझे इनके सयों से रहम की तवक्को नहीं थी। ज़रूर ये भी इनकी कोई नई चाल है। मैं मेली कुचेली लेकर पहने फर्श पर अकड़ों बैठा था, चेहरा बालों में छुपा हुआ था। मुझे गरम गरम कॉफ़ी और 2 फ्रेंच ट्विस्ट खाने को दिए गए। मैं उन्हें देखते ही देखते खा गया। गरम कॉफ़ी ने मेरे जिस्म को बड़ा सुकून दिया। खुदा जाने कितनी मुद्दत के बाद कॉफ़ी और फ्रेंच ट्विस्ट खाने को मिले थे। सोचा मरना तो है ही, यहाँ से जो खाने को मिले खाते रहो, कम अज़ कम इससे तवानाई तो बहाल होगी। इंचार्ज सिगार की राख स्ट्रे में झाड़ते हुए बोला, यह फैसला इसलिए किया गया है कि हेड क्वार्टर तुम्हें बेगुनाह समझता है। तुम बहुत जल्द यहाँ से तल अबीब और फिर वहाँ से कैदियों के तबादले के बाद मिस्र भिजवा दिए जाओगे। लेकिन चूँकि तुम्हारी हालत बहुत पतली है, इसलिए तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा और जजीरे के हेल्थ सेंटर में तुम्हें कुछ देर मेडिकल निगरानी में रहकर अपनी सेहत बहाल करनी होगी। कहीं ये लोग मुझे स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए हलाक तो नहीं करना चाहते, लेकिन इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत है। वो जब चाहे मुझे शूट करके मेरी लाश समंदर में फेंक सकते हैं। या इन्हें पूछने वाला कौन है? तो कहीं सचमुच मुझे कैदियों के तबादले के सिलसिले में रिहा तो नहीं किया जा रहा। मेरे दिल में मुसर्रत की एक लहर उभर रही। ऐसा हो सकता था और साल में एक आध बार इस ज़मन में फ़लस्तीनी और इसराइली जासूस कैदियों के तबादले होते रहते थे। अगर ये बात सही है तो फिर मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत मौत के इस जजीरे में दूसरा कोई नहीं था। लेकिन मैंने अपने दिल मुसर्रत का इजहार न होने दिया, क्योंकि शक की परछाइयाँ अब भी मेरे दिल के एक कोने पर छई हुई थीं। इंचार्ज ने मुझे सिगार पीने को दिया। अरसे बाद सिगार का कश लगाया तो खांसी शुरू हो गई। इंचार्ज ने कहा, मेरे आदमी तुम्हें यहाँ के ऑफिसर्स हेल्थ क्लिनिक में ले जाएंगे। वहाँ तुम नहा धोकर नए कपड़े तब्दील करोगे और तुम्हारा मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। मैंने पहली बार ज़बान खोली और इंचार्ज से पूछा कि मुझे कब तक हेल्थ क्लिनिक में रखा जाएगा। वो काफ़ी का घूंट निकल रहा था, मेरी तरफ गौर से देखने लगा। फिर उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, जब तुम पूरी तरह सेहतयाब हो जाओगे तो हम तुम्हें क्लिनिक से फारिग करके यहाँ से तल अबीब रवाना कर देंगे। कुदरती तौर पर मुझे यही ख्याल आया कि चूँकि कैदियों के तबादले के वक्त जासूस मुलज़मों को सेहतमंद हालत में दूसरे मुल्क में भेजा जाता है ताकि प्रेस के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा किया जा सके कि कैदियों के साथ किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया जाता, इसलिए ये लोग मुझे अस्पताल में दाखिल कर रहे हैं। मैं चुपचाप बैठा सिगार के हल्के हल्के कश लगाता रहा, दिल में यही सोचा कि इनकी कोई साजिश भी क्यों न हो। अभी अस्पताल में चलकर अपना इलाज करवाया जाए और अपनी तवानाई को बहाल किया जाए, क्योंकि हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। मौत के इस जजीरे का ऑफिसर्स हेल्थ क्लिनिक जजीरे के जनूबी इलाके में वाक़ था। 4-5 कमरों पर मुश्तमिल इस छोटे से अस्पताल में ले जाकर मेरे मुंह और सर के बाल सारे के सारे मोड़ दिए गए। मैंने गर्म पानी से गुस्ल किया, मुझे नीला पजामा और नीली कमीज़ पहना दी गई। फिर मेरा मेडिकल चेकअप हुआ, मुझे कुछ इंजेक्शन दिए गए, कुछ गोलियां खिलाई गईं।
और कलीने के कमरे में बिस्तर पर लिटा कर ताकीद की गई कि मैं यहाँ से बाहर ना निकलूँ और ज़्यादा देर आराम करूँ। इन नवाशों और इनायात की अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही थी। किसी वक्त ख्याल आया कि हो सकता है ये कैदियों के तबादले से पहले मेरी सियात बहाल करना चाहते हों। किसी वक्त ख्याल आता कि ये इनकी कोई भयानक साजिश भी हो सकती है। बहरहाल ये मेरे लिए खुश आइंदा बात थी कि मैं जहन्नम से निकलकर जन्नत में आ गया था। मैं इस जन्नत में रहकर अपनी खोई हुई तमन्नाई वापस लाना चाहता था। एक डॉक्टर दिन में 3 मरतबा मेरा मुआयना करने आता। एक उधेड़ उम्र की इसराइली नर्स मेरी खिदमत पर मामूर थी। मुझे कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। खाने को मुझे दिन में 3 बार उम्दा ग़िज़ा मिलती। यह कलीनक जजीरे के अफसरों के लिए था। एक हफ्ते के बाद मैं फिर से ताज़ा दम हो गया। बदन के सारे ज़ख्म, तमाम कमज़ोरी जाती रही। मैं अपने अंदर नई तवानाई महसूस करने लगा। मेरा चेहरा भी फर गया था और रुखसारों की वो हड्डियाँ जो उभर रही थीं गायब हो गई थीं। मैं अपना जायज़ा बार बार ले रहा था, कहीं किसी दवाई, किसी इंजेक्शन का मुझ पर मनफी असर तो नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं था। इंजेक्शन और दवाइयाँ मुझे सेहत याब कर रही थीं। डॉक्टर मुझसे बहुत कम बात करता था। आता मेरा ब्लड प्रेशर चेक करता, इंजेक्शन लगाना हो तो इंजेक्शन लगाता, नंबर पर देखता और चला जाता। मैं कुछ पूछता तो हूँ हाँ में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता। यही हाल उधेड़ उम्र इसराइली नर्स का था। मुझे इनके रवैये पर कोई ताज्जुब नहीं था। आखिर मैं इनका दुश्मन जासूस हूँ और ये सलूक वो मुझसे मेज इसलिए कर रहे थे कि जब बॉर्डर पर किसी दूसरे इसराइली कैदी के साथ मेरा तबादला हुआ तो वो दुनिया के प्रेस के सामने ये साबित कर सकें कि हम कैदियों के साथ इंसानियत नवाज सलूक करते हैं। मुझे हेल्थ क्लिनिक दूसरा हफ्ता जा रहा था कि एक रोज़ डॉक्टर मेरा मुआयना करने आया तो उसके साथ एक पक्की उम्र का अजनबी भी था। उस अजनबी का चेहरा मरीजों जैसा लग रहा था। कान पट्टियों पर उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। उसने सफ़ेद शार्क स्किन सूट पहना हुआ था, आंखों पर सियाह चश्मा लगा था और छड़ी के सहारे बड़े आराम से कदम उठाता था। डॉक्टर ने मेरा उसे इन अल्फाज में तारुफ कराया कि ये रेड क्रॉस के बड़े डॉक्टर हैं, अपने महकमे की तरफ से तुम्हारी फरियाद दरियाफ्त करने आए हैं। पक्की उम्र का ये डॉक्टर मुझे खुद एक मरीज लग रहा था। उसने मुझसे हाथ मिलाया। उसका हाथ ठंडा था। फिर वो डॉक्टर को ज़रा परे ले जाकर शायद मेरे बारे में कुछ दरियाफ्त करने लगा। उसने मेरी फाइल खोलकर कागजात भी गौर से चेक किए और खामोशी से डॉक्टर के साथ मेरे कमरे से बाहर निकल गया। अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई मैं रिहा किया जा रहा हूँ और सीनाई के बॉर्डर पर किसी खतरनाक इसराइली जासूस के साथ तबादला किया जाएगा। अपनी रिहाई और इस जहन्नम से निजात हासिल करने के ख्याल से मेरे रगों पे में मुसरत की लहर दौड़ गई। मज़ीद एक हफ्ता गुजर गया। मैं पूरी तरह सेहतयाब हो चुका था। सुबह उठकर मैं कमरे के अंदर ही वर्जिश भी करता, जिससे मेरे पट्ठों में वही पुरानी ताकत वापस आ गई थी। एक दिन डॉक्टर ने मेरा थोड़ा बहुत मायना किया और कहा कि मुझे आखिरी चेकअप के लिए दूसरे बड़े अस्पताल में ले जाया जाएगा। मैं कुछ हैरान सा हुआ कि आखिर मेरे इतने मुआयने और चेकअप की क्या ज़रूरत है, जबकि मैं पूरी तरह सेहतयाब हो चुका हूँ। मैंने डॉक्टर से इस ख्याल का इजहार किया तो वो बोला, तुम्हें मिस्री हुकाम के हवाले करने से पहले हमें अपने सारे फ़र्ज़ पूरे करने होंगे। हमें हेड क्वार्टर से यही हुक्म आया है। मैंने पूछा कि बड़ा अस्पताल कहाँ है। उसने स्टेथोस्कोप गर्दन से निकाल कर लंबे कोट की जेब में डालते हुए कहा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं खास मिलिट्री तियारे में वहाँ ले जाया जाएगा। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। ये लोग मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसा रहे। आखिर ये जाल क्या हो सकता है? नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। हकीकत यही है कि ये अपने किसी ख़तरनाक और इंतहाई कीमती जासूस के बदले मुझे मिस्री हुकाम के हवाले करने वाले हैं। बड़े अस्पताल में मेरे आखिरी चेकअप के बाद मुझे सिनाई बॉर्डर पर ले जाकर मिस्री हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा और मेरे बदले में अपना आदमी वसूल कर लेंगे। अगले रोज़ ही अस्पताल के बाहर एक जीप आकर खड़ी हो गई। मैं खुद चलकर जीप में बैठ गया। जजीरे की हवा बड़ी खुशगवार लगी। जीप जजीरे के मगरबी सहल से निकलकर शुमाल मशरक़ की जानिब एक छोटे से हवाई अड्डे पर पहुँच कर रुक गई। यहाँ एक छोटा फौजी तैयारा पहले से मौजूद था। तैयारे में से एक फौजी स्टीन गन हाथ में लिए बाहर निकला। 2 फौजी तैयारे के अंदर ही बैठे रहे। मुझे तैयारे में उनके दरमियान बिठा दिया गया। इन इसराइली फौजियों के चेहरे खामोश और सपाट थे। डॉक्टर ने मेरी फाइल इसराइली फौजी अफसर के हवाले कर दी थी। तैयारा हवाई पट्टी पर कुछ देर तक दौड़ने के बाद फिजा में बुलंद हो गया। मौत के जजीरे से निजात पाने के एहसास से मैं बेहद खुश था। इसराइली फौजी अफसर मेरे पास ही सीट पर बैठा था। एक बार उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैंने उससे खुशगवार मौसम के बारे में बात की।
اور پھر پوچھا ہم کتنی دیر میں بڑے اسپتال پہنچ جائیں گے؟ اس نے اپنے سر کو ذرا سا ہلا کر عبرانی زبان میں کہا بہت جلد ہے، اور یہ کہہ کر وہ طیارے کی گول کھڑکی میں سے باہر دیکھنے لگا۔ اس وقت دن کے 2 بجے ہوں گے۔ کھانا میں نے اسپتال والے کمرے میں ہی کھا لیا تھا۔ دل کافی حد تک مطمئن تھا، چنانچہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں نے سیٹ کے پیچھے سر لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے نیند آ گئی۔ میں کافی دیر تک سویا رہا تھا، کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تو باہر اندھیرا تھا۔ طیارہ آہستہ آہستہ ایک طرف گھوم رہا تھا۔ میں نے اسرائیلی فوجی افسر کی طرف دیکھ کر وقت پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کھڑکی میں سے نیچے نگاہ ڈالی۔ ایک طرف کچھ مدھم کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں، نیچے کوئی ایسا شہر نہیں تھا جس کی بے شمار روشنیاں دکھائی دیتی ہیں۔ میں نے فوجی افسر سے کہا کیا یہ اسپتال کسی شہر میں ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، ذرا سا مسکرایا اور بولا اسپتال شہروں میں ہی ہوتے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ نیچے کسی شہر کی روشنیاں نظر نہیں آ رہی ہیں تو وہ بولا یہاں بجلی کی پاور کی کمی ہے، اس لیے شہر کے بیشتر علاقوں میں رات کے شروع ہوتے ہی روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں۔ وہ نیچے دور جو بتیاں نظر آ رہی ہیں وہ بڑا اسپتال ہے۔ میرے پوچھنے پر فوجی افسر نے بتایا کہ فائنل چیک اپ 10 منٹ میں ہو جائے گا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ طیارہ نیچے اتر رہا تھا، پھر اس کے پہیے ہوائی پٹی سے ٹکرایا اور کچھ دور جا کر طیارہ رک گیا۔ ایک جیپ دوڑتی ہوئی ہمارے طیارے کے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک سفید کوٹ اور مضبوط جسم والا ڈاکٹر باہر نکلا اور میرے کاندھے کو آہستہ سے تھپ تھپا کر کہنے لگا دوست تم جوان آدمی ہو، بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے، ورنہ جہاں تمہیں بند کیا گیا تھا وہاں سے کبھی کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ مجھے دوسری جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ دونوں اسٹین گن بردار اسرائیلی محافظ اور ڈاکٹر بھی میرے ساتھ ہی جیپ میں بیٹھ گیا اور جیپ بڑے اسپتال کی طرف چل پڑی۔ یہ ایک ویران سی سڑک تھی جس کی دونوں جانب کہیں کہیں کھجور اور انجیر کے درخت اندھیرے میں مجھے دکھائی دے جاتے تھے۔ انجیر کے درختوں کو میں اندھیرے میں بھی پہچان لیتا تھا۔ یہ علاقہ اسرائیل ہی کا تھا۔ میں نے دبی زبان میں فوجی محافظ سے پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے تو اس نے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کو کہا اور باہر تکنے لگا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ میں بہرحال ایک دشمن جاسوس تھا اور مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کی جا سکتی تھی۔ جیپ اب ایک ایسی سڑک پر آ گئی جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بجلی کے کھمبوں کے ساتھ بلب جل رہے تھے۔ ہم ایک خشک دریا کے پل پر سے گزرے تو جیپ نسبتاً ایک پکی اور ہموار سڑک پر آ گئی۔ علاقہ 7 مرتفع کا تھا۔ آس پاس چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ مضبوط جسم والا ڈاکٹر اگلی سیٹ پر فوجی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے ایک تھیلے میں سے مجھے کوکا کولا کا ٹن نکال کر پینے کو دیا۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں اس خیال سے خاموش رہا کہ شاید اسپتال پہنچنے پر یہ لوگ رات کا کھانا کھائیں گے۔ ٹیلوں میں سے نکل کر جیپ ایک سیدھی سڑک پر آئی تو مجھے دور بہت سی جگمگاتی ہوئی بتیوں کا جھرمٹ نظر آیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بڑا اسپتال آ گیا تھا۔ میں نے عبرانی میں ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر وہ سامنے بڑے اسپتال کی روشنیاں ہیں کیا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور چپ ہو گیا۔ مجھے ان لوگوں کی خاموشی کچھ پراسرار لگنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کسی آنے والے خطرے کو محسوس کر کے زور سے دھڑک اٹھا، مگر میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں معمولی سا فائنل چیک اپ ہوگا اور پھر مجھے اس بک بک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ میں اسی طیارے کے ذریعے تل ابیب اور پھر وہاں سے سینا کے مصری سرحد پر پہنچا دیا جاؤں گا۔ اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا اور زندگی کی مسرتوں سے لطف اندوز ہو سکوں گا۔ روشنیاں قریب آ رہی تھیں۔ کوئی 20 منٹ کے بعد ہماری جیپ ایک 2 منزلہ سفید رنگ کی خوبصورت عمارت کے پورچ میں کھڑی تھی۔ لابی کا فرش چمک رہا تھا۔ عمارت کے باہر کچھ نہیں لکھا تھا۔ ایک نرس تیز تیز قدم اٹھاتی ہمارے قریب سے گزر گئی۔ میرے سارے خدشے اور اندیشے دور ہو گئے۔ یہ اسپتال ہی تھا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں بڑا خوش جیب میں سے نکل کر لابی کے فرش پر آ گیا۔ میرے محافظ فوجی بھی میرے پیچھے نکلے اور میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، آخر میں خطرناک جاسوس تھا، انہیں میری نگرانی تو کرنی ہی تھی۔ سامنے والا شیشے کا دروازہ کھلا اور ایک نیا ڈاکٹر مسکراتا ہوا نمودار ہوا۔ ہمارے ڈاکٹر نے اسے ہاتھ ملایا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا ڈاکٹر یہ ہیں تمہارے مریض، ان کا فائنل چیک اپ ہوگا۔ ہم کب تک فارغ ہو جائیں گے؟ کیونکہ مجھے واپس ایئرپورٹ کے کلینک بھی جانا ہے، نووارد ڈاکٹر نے کہا۔ 1 گھنٹے میں ہم آپ کو فارغ کر دیں گے، آئیے اندر چلیے۔ اسپتال کی راہداری بھی بے حد صاف ستھری اور چمکیلی تھی۔ اس ویران علاقے میں یہ بہت ہی صاف ستھرا اور اہم اسپتال تھا۔
شاید یہ اعلیٰ اسرائیلی فوجی افسروں کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہ یہاں آ کر علاج بھی کریں اور سکون کے ماحول میں کچھ دن بھی گزار سکیں۔ ایک بحری فوج کا افسر ہمارے قریب سے گزر گیا۔ اسپتال ایئر کنڈیشن تھا، باہر کی گرم فضا کے مقابلے میں اندر ہلکی ہلکی خوشگوار خنکی تھی جس میں مختلف دوائیوں کی دھیمی دھیمی بو رچی ہوئی تھی۔ ایک نرس ٹرالی لے کر ہمارے قریب سے گزری۔ ٹرالی پر اسٹین لیس اسٹیل کے تخت میں کچھ شیشیاں اور انجیکشن کا سامان پڑا تھا۔ مجھے ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے کمرے میں لے جایا گیا۔ درمیان میں سفید چادر والا بستر لگا تھا، سائیڈ ٹیبل پر تھرماس اور گلاس پڑا تھا۔ چھت میں برقی لائٹ کی 2 ٹیوبیں روشن تھیں۔ میرے فوجی محافظ باہر ہی رہ گئے۔ دونوں ڈاکٹر میرے ساتھ اندر آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بستر پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ پھر ایک ڈاکٹر میری نبضیں دیکھنے لگا، دوسرے نے میری قمیض اوپر کر کے میرے دل پر اسٹیتھوسکوپ لگایا اور اپنے کلائی کی گھڑی پر نظریں جما دیں۔ میری میڈیکل فائل اس کے پاس ہی تھی جو اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے بستر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ کوئی 1 منٹ تک وہ میرے دل کی دھڑکنیں اور دوسرا ڈاکٹر میری نبضیں دیکھتا رہا۔ پھر نئے ڈاکٹر نے میری فائل کھول کر اس میں کچھ لکھا، فائل بند کر کے میز پر رکھی اور دونوں باہر نکل گئے۔ ظاہر ہے میرا فائنل چیک اپ ہو رہا تھا۔ قدرتی طور پر میرے دل میں کسی قسم کا کوئی دوسرا خیال پیدا نہیں ہو سکتا تھا اور وہاں کوئی ایسی شے بھی نظر نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوتا۔ آخر خطرہ کس بات کا ہو سکتا تھا؟ ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ باہر دونوں فوجی محافظ اسٹین گن اٹھائے پہرا دے رہے تھے۔ یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ میں دشمن ملک کا خطرناک جاسوس تھا، میری نگرانی ان کا فرض تھا، ان کی ڈیوٹی تھی۔ میں صحت مند تھا، اس لیے ان وقت پر میری بھوک چمک اٹھی تھی، مگر ابھی تک ان لوگوں نے مجھے کھانے کو کچھ نہ دیا تھا۔ اس منحوس جزیرے کے جلاد انچارج نے جاتے ہوئے مجھے میری گھڑی بھی واپس نہیں کی تھی۔ نامعلوم رات کا کیا بجا ہوگا۔ کمرے میں کوئی وال کلاک بھی نہیں لگا تھا، اس میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ دیوار پر ایئر کنڈیشن کا چوکور چوکٹا ہی لگا تھا۔ راہداری کے فرش پر کسی کے چھوٹے چھوٹے قدموں کی ٹک ٹک سنائی دی۔ یہ آواز میرے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک دبلی پتلی گوری چٹی نرس ہاتھ میں اسٹین لیس اسٹیل کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ میرے پاس آ کر ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی، اس میں سے تھرمامیٹر نکال کر جھاڑا، پھر میرے منہ میں لگایا اور اپنی کلائی پر بندھی سنہری گھڑی کو تکنے لگی۔ جب وہ میرا ٹمپریچر لے چکی تو میں نے اسے وقت پوچھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا اور ٹک ٹک کرتی باہر نکل گئی۔ دروازہ کھلنے پر مجھے باہر کھڑے مسلح محافظوں کی ایک جھلک پھر دکھائی دی۔ راہداری میں خاموشی چھائی تھی۔ کسی وقت دور سے کسی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آ جاتی تھی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ فضا میں مجھے کچھ پراسرار سی بات کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنے میں باہر سے قدموں کی آواز آنے لگی۔ میں صاف ستھرے بستر پر پلنگ سے ٹیک لگائی نیم دراز تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اس اسپتال کا ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ وہی سفید سوٹ والا دھیڑ عمر کا کمزور اور اداس چہرے والا پختہ عمر کا ڈاکٹر تھا جس سے جزیرے میں میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی کن پٹیوں کے بال سفید ہو رہے تھے، شکل و صورت سے وہ کوئی ڈپلومیٹ لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا۔ مجھے پیش کرتے ہوئے اس نے خندہ پیشانی سے میری رہائی پر مبارکباد دی اور ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب معاملات طے شدہ پروگرام کے مطابق ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر نے میری میڈیکل فائل کھولی اور میرے بستر سے ذرا پرے لے جا کر اسے کچھ دکھانے لگا۔ سفید کوٹ والے زرد رو ڈاکٹر نے آہستہ آہستہ سر ہلایا جیسے اپنی خوشنودی کا اظہار کر رہا ہو۔ جاتے ہوئے اس ڈپلومیٹ نے ایک بار پھر مجھے گہری نظر سے دیکھا اور بولا، آج صبح صبح تم اپنے ملک کی طرف روانہ کر دیے جاؤ گے۔ اس نے ایک مینیخیز نگاہ ڈاکٹر پر ڈالی، دونوں ذرا سا مسکرائے اور کمرے میں سے نکل گئے۔ میں نے زمانے کے بڑے سرد گرم دیکھے تھے، ہر قسم کے ماحول میں زندگی بسر کی تھی، قاتلوں، ڈاکوؤں، جنگلی وحشیوں اور وطن پر جان نثار کر دینے والوں کے ساتھ بھی رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے، میرے خلاف کوئی گھناؤنی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ میں یہاں محفوظ نہیں ہوں۔ میں اس معاملے کو حل کرنا چاہتا تھا اور اس کا بظاہر کوئی طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے دلوں کے بھید معلوم کرنا چاہتا تھا۔ آخر ان کے دلوں میں کیا ہے؟ یہ حقیقت میں کیا چال چل رہے ہیں؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب مجھے ہر حالت میں حاصل کرنا تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کرتا رہا، آخر ایک ہی طریقہ سجھائی دیا۔ میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے کمرے میں کسی کے داخل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے ان لوگوں پر اس لیے بھی شک پڑا کہ میں نے نرس سے کچھ کھانے کے لیے مانگا
क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो उसने कहा कि अभी तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा इंतज़ार करो। ये तमाम अलामत किसी ऑपरेशन की थी। क्या ये लोग मेरा ऑपरेशन करने वाले थे? 15-20 मिनट के बाद राहदारी में एक बार फिर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। टक टक करती नर्स आ रही थी। मैं जल्दी से बिस्तर से उठकर कमरे में टहलने लगा। अपनी स्कीम पर अमल करने का वक्त आ गया था। दरवाज़ा खुला, वही नर्स टेम्परेचर देखने वाला सामान ट्रे में रखे अंदर दाखिल हुई। मैंने सोची समझी स्कीम के मुताबिक उससे बातें शुरू कर दी। नर्स ने मुझे बिस्तर पर लेट जाने को कहा। मैं बड़ी फिरती से अपने पलंग की तरफ बढ़ा और फिर प्रोग्राम के मुताबिक खड़े कदम से धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। यूं जहर किया जैसे बेहोश हो गया हूँ। नर्स घबरा कर पीछे हट गई। फिर उसने मुझे उठाने की कोशिश की। मैंने अपना आप उस पर छोड़ दिया था। परेशान होकर उसने बाहर खड़े गार्ड्स को आवाज़ें दी। मैं बहुत ही नीम व नज़रों से तक रहा था। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। दोनों स्टेन गनों वाले फौजी दौड़कर अंदर आए। नर्स ने उन्हें बताया कि यह बेहोश हो गया है, इसे बिस्तर पर डालो, मैं डॉक्टर को खबर करती हूँ। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। गार्ड ने मुझे उठाकर बिस्तर पर डाल दिया और मेरे दरवाजे में अंदर की जानिब टेंशन होकर खड़े हो गए थे। मैं बिल्कुल बेसुध पड़ा था, मगर बहुत ही नीम व आंखों से बराबर दरवाजे की तरफ देख रहा था। यह सवांग मैंने इस उम्मीद पर रचाया था कि हो सकता है कि मुझे बेहोश पाकर यह लोग अपने ज़बान से कोई राज की बात उगल दें और मुझे संगीन सूरत हाल का इल्म हो जाए। राहदारी में तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ आई। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। दोनों डॉक्टर परेशान हालत में अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे नर्स भी चली आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उन्होंने मुझे उलट पुलट कर देखना शुरू कर दिया। मेरी नब्ज़ देखी, आंखों के पपोटे खोल कर देखे। मैंने ढीले ऊपर चढ़ा लिए थे। उन्होंने नर्स को वहाँ से भिजवा दिया। फिर मुझे एक इंजेक्शन दिया गया। एक डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। दूसरे ने कहा टेम्परेचर नॉर्मल है, इसकी बेहोशी की कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरे ने कहा इसको हर हालत में होश में आना चाहिए, वरना हमारी नौकरियां ख़त्म समझो। पहले डॉक्टर ने कहा मुझे तो अचानक नर्वस ब्रेकडाउन लगता है। दूसरे की आवाज़ आई किसी ने इसे बता तो नहीं दिया कि इसका दिल निकाल कर सेंटर जोसेफ को लगा देंगे? पहले डॉक्टर ने उसकी बात काट दिया। एहतियात से काम लो डॉक्टर, यहाँ कोई भी तुम्हारी बात सुन सकता है। मेरे जिस्म में खौफ की ठंडी यख लहर दौड़ गई। पहले मैं बेहोश नहीं था, लेकिन जो कुछ मेरे कानों ने सुना, इसके बाद मुझे यूँ लगा कि मैं वाकई बेहोश हो रहा हूँ। मेरे खुदा, ये लोग मेरा दिल निकाल कर किसी सेंटर जोसेफ को लगाने वाले हैं। यकीनन सेंटर जोसेफ वही कमज़ोर चेहरे और सफ़ेद कोट वाला उधेड़ उम्र आदमी है जो थोड़ी देर पहले मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाया था। अब मेरी समझ में आ गया कि ये लोग मेरी इतनी खिदमत कर रहे थे, मुझे क्यों खिला पिला कर सेहतमंद किया जा रहा था, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा था। यह सेंटर ज़रूर इसराइली पार्लियामेंट का कोई अहम तरीन रुकन है और दिल का मरीज़ है, और मेरा धड़कता हुआ जिंदा दिल निकाल कर उसके सीने में पेवस्त करने वाले थे। यह ऑपरेशन नहीं बल्कि मेरी मौत और मेरी लाश की चीर फाड़ थी।